हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। उम्मीद करती हूँ आज का MST 1 का आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। इस वीडियो में हम लोग MST 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। पिछले से सभी वीडियो में हम लोगों ने 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। 5वां प्रश्न है, रिचर्ड्स के काव्य सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। ये प्रश्न भी पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहला उनका सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत। तो रिचर्ड्स ने जो भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म, दर्शन, इन सभी को मिलाकर नवीन काव्य सिद्धांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा की है। चलिए पहले देख लेते हैं मूल्य सिद्धांत। रिचर्ड्स ने अपने सिद्धांतों की स्थापना से पूर्व अनेक प्रचलित मतों, विश्वासों, मान्यताओं का तर्कपूर्ण खंडन किया। उनके इस प्रकार के तर्कों का सिलसिला फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री आदि में देखने को मिलता है। कांट ने कहा है कि सौंदर्य मानव की किसी विशिष्ट भावना का परितोष करता है। इस प्रकार के अनेक प्रभाववादी और आनंदवादी मतों की एक तालिका रिचर्ड्स ने फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स में ही दी है। प्रभाववाद का अर्थ केवल इतना ही है कि वह सौंदर्य से भावनाओं के जागृत होने को मानता है। जॉर्ज संताइना ने अपने आनंदवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए सौंदर्य और आनंद के अनिवार्य संबंध का निरूपण किया और वे कहते हैं कि सौंदर्य से आनंद की अनुभूति होती है। और संताइना का इस मत का खंडन करते हुए रिचर्ड्स कहते हैं कि सभी आनंद मूलक भावनाओं का संबंध सौंदर्य से नहीं होता है, जो कि विशेष प्रकार के आनंद का रूप, स्वरूप और स्वभाव न तो अभी तक निर्धारित किया जा सका है और न उसके निर्धारण की कोई उम्मीद ही नजर आती है। क्लाइव वेल और रोजर फ्राई आदि सौंदर्य से जिस आनंद अनुभूति की बात करते थे, रिचर्ड जी उससे सहमत नहीं हो सके। तो आइए देखते हैं आगे। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रिचर्ड्स ने साइनेस्थेसिस के स्थान पर सिंथेसिस शब्द का प्रयोग किया तथा पूरे व्यापार को पाठकीय प्रक्रिया का संदर्भ दिया। उन्होंने यह सिद्धांत विकसित किया कि कविता का उद्देश्य है मानव की अधिकाधिक वृत्तियों को परितोष प्रदान करते हुए उनमें संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना। उन्होंने वृत्तियों को समझने समझाने की सुविधा के लिए 2 वर्गों में बांट दिया। पहला था अनुकूल ऐषणा और दूसरा था प्रतिकूल ऐषणा। अब देखते हैं कि अनुकूल ऐषणा क्या होती है और प्रतिकूल ऐषणा क्या होती है। रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत को हम लोग संक्षेप में देखें तो इन 3 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला है, कला तथा कलानुभूति जीवन के मानव व्यापारों से संबद्ध है, उससे भिन्न अथवा पृथक नहीं है। काव्यानुभूति या कलानुभूति जीवनानुभूति का पर्याय है। दूसरा है, मानव क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया है। तीसरा है, किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसमें मनोवेगों में संतुलन और व्यवस्था उत्पन्न करने का सामर्थ्य कहाँ तक है। विद्वानों ने रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत को प्रभाववादी मूल्य सिद्धांत कहकर उस पर व्यंग्य किया और कहा कि वस्तु की सत्ता को पर्याप्त महत्व न देने के कारण मूल्य सिद्धांत की व्यवहारिक उपयोगिता ही खतरे में पड़ गई है। मूल्य सिद्धांत को काव्य के अतिरिक्त अन्य कलाओं पर लागू करते हैं तो हमें संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते। रिचर्ड्स जो है वो चिंतन को काफी महत्व देते हुए कहते हैं कि कवि चाहे केवल अपने सुख के लिए लिखता हो अथवा लोक मंगल भावना से भरकर सबके हित के लिए लिखता हो, उसकी भावनाओं और विचारों का स्वरूप संप्रेषण शक्ति से निर्धारित और संचालित होता है। उनका अगला सिद्धांत है भाषा का सिद्धांत। कविता में संप्रेषणीयता के बिना उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, भाषा ही प्रेषण का साधन और माध्यम है। इस सच को समझते हुए रिचर्ड्स ने काव्य भाषा सिद्धांत की स्थापना की और उनका भाषा संबंधी चिंतन चर्चा के केंद्र में भी रहा। इस काव्य भाषा चिंतन को काव्य भाषा का संवेगात्मक सिद्धांत भी नाम दिया गया है। रिचर्ड्स ने अपने शिष्य C.K. ऑगडेन के साथ मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में तथ्यपरक भाषा का विवेचन किया था और प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में रागात्मक भाषा या भावपरक भाषा का। इस प्रकार उन्होंने भाषा के प्रयोग में मुख्यतः 2 भेद किए हैं। आइए देखते हैं।
पहला है तथ्यपरक भाषा का प्रयोग और दूसरा है रागात्मक भाषा का प्रयोग। तथ्यपरक भाषा का प्रयोग तार्किकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की भाषा में मिलता है। वहाँ पर शब्द द्वारा हमें किसी तथ्य की सूचना मिलती है, उसका यथार्थ बोध होता है और ऐसे कथन की सत्यता की परीक्षा भी की जा सकती है। तथ्यात्मक कथनों में दो बातों का महत्व मिलता है, तथ्य और उनके पारस्परिक संबंध का। विज्ञान तथा तर्क में भावनाओं को प्रयास पूर्वक अलग रखते हुए इसी प्रकार की तथ्यपरक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है रागात्मक भाषा, उसको भी देखते हैं। रागात्मक भाषा में भावपरक तत्वों की प्रधानता रहती है और यहाँ प्रायः तथ्य की सूचना नगण्य बनकर रह जाती है। जैसा कि संगीत में, काव्य में हम पाते हैं, जहाँ तथ्य अंतर्निहित भी रहते हैं वहाँ भी उनका प्रभाव गौण हो जाता है। कविता हमारे भावों को उद्बुद्ध करती है, हमारी चित्तवृत्तियों को झकझोर देती है। सार संक्षेप यह है कि विज्ञान की भाषा तथ्यपरक होती है और कविता की भाषा रागात्मक या भावपरक होती है। अगला उनका सिद्धांत है अर्थ और मीमांसा। भाषा का जो कार्य है वो ये है कि सरल और जटिल अर्थ को संप्रेषित करना। जीवन में भाषा सामान्य रूप से और साहित्य में विशेष रूप से अर्थ वहन का कार्य करती है। प्रश्न उठता है कि अर्थ ग्रहण से क्या अभिप्राय है और जो अर्थ व्यापार है वो किस तरह से संचालित होता है। स्थूल रूप में जो रिचर्ड्स ने उनकी किताब है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसमें बताया है कि अर्थ विचार करते हुए 4 प्रकार के अर्थों का निर्देश किया है। ये 4 ये हैं, पहला है वाच्यार्थ, दूसरा है भाव, तीसरा है ध्वनि या लहजा और चौथा है अभिप्राय। वाच्यार्थ का मतलब है कि वस्तु स्थिति को सामने लाने वाली प्रमुख शब्द शक्ति। भाव का अर्थ है भाव अर्थात विषय के प्रति लेखक अथवा वक्ता की चेष्टा। ध्वनि या लहजा यानी कि हम किस लहजे में किसी बात को कहते हैं। ध्वनि या लहजा अर्थात कि पाठक के प्रति लेखक की चेष्टा। और चौथा है अभिप्राय, लेखक अथवा वक्ता का अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है। और भाषा के इन चारों उपकरणों को लेकर चलने या इनके मेल से ही भाषा का समग्र अर्थ व्यंजित होता है। किसी एक ही अंग को लेकर चलने पर अनर्थ की आशंका रहती है। प्रयोजन के अनुसार ही किसी प्रकार विशेष के अर्थ पर जोर रहता है। जैसे कि वैज्ञानिक भाषा में यथा तथ्यता का आग्रह लेकर चलता है, जबकि रचनाकार भाषा को कल्पना के प्रयोग से रंग रंजित करके भाव मूलक रूप देता है। रचनाकार भाव और टोन को बहुत महत्व देगा, जबकि वैज्ञानिक केवल तथ्य का निरूपण करेगा। रचना कर्म का आस्वाद करने वाले पाठक या आलोचक का यह दायित्व होगा कि वह भाषा की शब्द शक्तियों को पहचान कर रचना के समग्र अर्थ तक पहुंचने का प्रयत्न करे। शब्द और अर्थ के अभिन्न संयोग से भाषा में सृजन की शक्ति आती है। आधुनिक युग में सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा दोनों के ही क्षेत्र में विश्लेषणात्मक पद्धति की उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और स्वयं रिचर्ड्स ने भी न्यू क्रिटिसिज्म के समर्थक प्रतिष्ठापक के रूप में शब्द शक्तियों तथा प्रकरणगत अर्थ संदर्भों पर ध्यान दिया। तो इतना हम लोग लिख देंगे अर्थ मीमांसा चिंतन में। इस प्रकार हम लोगों ने रिचर्ड्स के 3 सिद्धांतों को देखा, पहला मूल्य सिद्धांत, दूसरा भाषा सिद्धांत और तीसरा अर्थ मीमांसा चिंतन। इन तीनों को आप लोगों को 3 हेडिंग देनी पड़ेगी और उसके अंदर इतना लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा गया। तो कम से कम आप 4 पेज लिखेंगे तभी आपको अच्छे अंक मिल पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।